यूपी बोर्ड क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। 2026 के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर है जो आपके 2026 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हूबहू ऐसा ही आपके 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में आपका पेपर आने वाला है। तो आपको समय कितना मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों? 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। और यहाँ पे पूर्णांक आपका 70 नहीं 80 मार्क्स का है। पूर्णांक कितना है? नहीं, पूर्णांक आपका कितना मिलता है भाई? 70 मार्क्स का पूर्णांक यहाँ आपका है, यानी आपका रिटर्न पेपर जो है वो 70 नंबर का है। ठीक है, कुछ 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे जिसमें 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ना है, रीड करना है। 3 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है। कुछ सामान्य निर्देश क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र को 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित किया गया है। खंड आ में क्या है? खंड आ में 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको OMR शीट मिलेगी। आपको OMR शीट में देना है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न को निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR पत्र पर ही उत्तर दें। यानी जो खंड आ के 1 से 20 प्रश्न हैं उनको OMR शीट में बबल करना है। आपको जो आपका ऑप्शन सही है उसको बबल करना है, वो बबल करके आपको अपना उत्तर देना है। ठीक है, उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटना, यानी एक बार आपने बबल कर दिया है तो उसे ना ही इरेज करना है, ना ही व्हाइटनर लगाना है और ना ही उसे काटना है। बस आपको ब्लैक या काले नीले पेन से, जैसे मैं बबल कर रहा हूँ, ऐसे गोले को भरना है। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। प्रश्न कितने मार्क्स का है, वो कितने मार्क्स का है वो उसके सामने लिखा होगा आपको पेपर में। खंड बा में 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है, 70 है। 70 में 20 आपका ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको OMR शीट में दे देना है। 50 अंक क्या है? वर्णनात्मक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के क्वेश्चन होंगे। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, प्रथम प्रश्न के आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न करते हुए जाइए और उस पर समय नष्ट कीजिए। यानी कि आप पहले प्रश्नों को एक सीरियल वाइज करते जाइए। जो प्रश्न नहीं आता है उस पर समय मत वेस्ट कीजिए, उसको लास्ट में करिए। चलिए देखते हैं। खंड आ में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसको आपको OMR शीट में देना होता है, OMR शीट आपको एग्जाम हॉल में मिलेगी। प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए चश्मा में प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं बच्चों। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस के लिए। और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है? विद्युत विभवांतर V इक्वल टू क्या होता है? तो ये होता है W/Q, यानी कार्य बटा आवेश। क्या होता है बेटा? कार्य बटा आवेश। ठीक है, तो विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? इसको वोल्ट बोलते हैं। विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। अत्यधिक यानी कि ऐसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध उच्च होता है, हाई होता है। तो किसका प्रतिरोध हाई होता है? जो क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। कुचालक क्या होते हैं बच्चों? कुचालक। कुचालक का प्रतिरोध अत्यधिक होता है। ठीक है, बहुत उच्च होता है, क्योंकि कुचालक में विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विद्युत रोधी। कुचालक को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी। विद्युत रोधी यानी जो विद्युत का प्रवाह ना करा सके। ठीक है, तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है विद्युत रोधी कहलाता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? बिल्कुल, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति यानी कि पावर इक्वल टू क्या होता है? शक्ति वर्क डन अपॉन टाइम। क्या होता है बच्चों? वर्क डन अपॉन का टाइम। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। क्या होता है? कार्य बटे समय। शक्ति क्या होता है? ये पावर क्या है? ये आपकी विद्युत शक्ति है। विद्युत शक्ति होता है कार्य बटे समय, और इसका इकाई क्या होता है? मात्रक क्या होता है? तो वॉट होता है। बिल्कुल, क्या होता है? वॉट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिल्कुल फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसको आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं? चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, एक दूसरे पर मिलती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, परस्पर काटती हैं। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसका होता है? डेविएशन। विचलन क्या होता है बच्चों? डेविएशन
किसका ज़्यादा होगा, डेविएशन किसका ज़्यादा होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म से बच्चा अगर मैं श्वेत प्रकाश को यहाँ से एंटर कराऊंगा तो इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन की फिनोमेना होगी, अपवर्तन, इसमें क्या होगा, अपवर्तन होगा। ठीक है, क्या होगा, अपवर्तन, और अपवर्तन होगा, और इसमें क्या होता है, विविग्योर पैटर्न बनता है। कैसा पैटर्न बनता है, विविग्योर पैटर्न बनता है। ये जो बनता है VIVGYOR, तो इसमें पूछा है सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो विविग्योर यानी कि वायलेट कलर का, यानी बैगनी, वायलेट मतलब बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। किसका होता है, बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो बिल्कुल प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कार्बन परमाणु की संयोजकता है, ठीक है, कार्बन परमाणु की संयोजकता है, तो बिल्कुल कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, यानी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होता है। इसीलिए क्या बनाता है, ये CH4 बनाता है, मीथेन बनाता है। देखो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान कितना होता है, तो 5.22 होता है। कितना होता है, 5.2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मुद्रा धातु कौन सा है, तो सिल्वर है मुद्रा धातु। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो बिल्कुल पोटेशियम जो है, पोटेशियम ठंडे जल के साथ रिएक्शन करती है, यानी 2K + 2H2O रिएक्शन करके बनाती है 2KOH। ठीक है, और 2KOH प्लस का H2, यहाँ से H2 गैस निकल के आती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2। तो ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस कौन निकालता है, तो पोटेशियम निकालता है। रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख दी है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है, तो बिल्कुल सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन जो होता है वो अम्लीय होता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन, सॉरी H2SO4 नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड H2O के साथ रिएक्शन करता है, तो ये H2SO3 बना लेता है। H2SO3 सल्फोनिक एसिड बनाता है। बच्चों क्या बनाता है, रिएक्शन मत लिखिए यहाँ पे, रिएक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। सल्फोनिक एसिड बनाता है, और सल्फोनिक एसिड क्या है, एक अम्लीय विलयन है। ठीक है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो देखिए पहले हम एल्केन का सूत्र बताते हैं। एल्केन, क्योंकि प्रोपेन क्या है, एल्केन का ही सदस्य है, तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब बताइए, इसने पूछा है प्रोपेन, तो प्रोपेन कब आता है, मेथ एथ प्रोप, यानी n = जब 3 रखेंगे तो प्रोपेन मिलेगा, यानी C3H6 + 2 8, यानी C3H8। प्रोपेन का नाम क्या होगा, C3H8। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, C3H8। क्लियर है, C3H8। स्वपेशी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो बिल्कुल सारी चीज़ें हैं। स्वपेशी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, तभी यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो देखिए मुकुलन किस में होता है, ईस्ट में होता है। मुकुलन किस में होता है बच्चा, ईस्ट में होता है। तो इसमें ये क्या करता है, ये मुकुलन करता है। ठीक है, और अमीबा क्या करता है, तो ये द्विखंडन करता है। क्या करता है, ये द्विखंडन करता है। लेशमानिया क्या करता है, लेशमानिया तो लेशमानिया एक परजीवी है। ठीक है, तो ये आपका इस प्रश्न का अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में होता है, बडिंग जिसको बोलते हैं, तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डार्विन प्रसिद्ध है, तो डार्विन प्रसिद्ध है प्राकृतिक गुण सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, तो ब्रायोफ्लम होता है, अजूबा में होता है। पित्त का संश्लेषण होता है, बिल्कुल यकृ में होता है। संश्लेषण मतलब पित्त कहाँ पे बनता है भाई, तो यकृत में बनता है, लीवर में बनता है। मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है, तो बिल्कुल मुख से स्टार्ट हो जाती है पाचन। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है, प्रमस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है, मुख्य सोचने वाला भाग होता है। अब इसके बाद आपको जो खंड बा है, जो वर्णनात्मक प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कॉपी में लिखना होगा। 20 प्रश्न आपको OMR शीट में देने होते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पे, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए, पूरा थ्योरी का क्वेश्चन है। तो चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र की
दिशा और प्रभाव को दर्शाती हैं। ये रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये होता है चुंबक आपका, तो इधर नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल से निकल के ये साउथ पोल में जाती हैं ऐसे, और ये क्लोज्ड कर्व बनाती है। क्या बनाती हैं, एक क्लोज्ड कर्व बनाती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या है, तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं। ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जहाँ बल अधिक होता है वहाँ ये रेखाएं सघन होती हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पे चुंबकीय बल ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होंगी, रेखाएं सघन होती हैं, 3 आयामी होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तीव्रता दर्शाती है। इसमें से कोई आप 3-4 याद रख लेना और लिख देना। ठीक है, एक्चुअली में 4 नंबर पूछा है तो 4 आप पॉइंट लिख देना, नहीं 2 पॉइंट लिखना, क्योंकि इसमें चुंबकीय बल की परिभाषा भी पूछी होती क्या है। 22वां प्रश्न क्या है कि मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु दूर बिंदु क्या है, स्वस्थ मानव आंख के लिए इसकी स्थितियां बनाई हैं। तो मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु, मनुष्य की आंख की वस्तुओं को एक सीमित दूरी के भीतर ही स्पष्ट रूप से देख सकती हैं। इस सीमा को दृष्टि सीमा कहते हैं। निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट क्या होती है, या वह न्यूनतम दूरी है जिस पर आंख किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है। स्वस्थ मानव आंख के लिए निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। इससे कम दूरी पर वस्तु धुंधली दिखाई देती है क्योंकि आंख की लेंस आवश्यक समायोजन नहीं कर सकती। क्योंकि जब आप 25, इसलिए कहते हैं कि हमेशा पढ़ाई किस पे करना चाहिए, बुक्स या फ़ोन को 25 सेंटीमीटर दूर रख के पढ़ना चाहिए, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे क्या होता है कि वस्तु एकदम क्लियर दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं निकट बिंदु या नियर पॉइंट। फॉर पॉइंट क्या होता है, वह अधिकतम दूरी जिस पर कोई वस्तु बिना आंख पर दबाव डालकर स्पष्ट दिखाई देती है। स्वस्थ मास के लिए अनंत होती है, इन्फिनिटी। दूर बिंदु यानी कि दूर बिंदु आंख के लिए इन्फिनिटी है। आप आसमान में खड़े हो जाइए, आपको चांद भी दिखाई दे देगा, क्योंकि आंखों को दूर देखने के लिए आराम से वो इनफाइनाइट अनंत बिंदु तक देख सकती है। स्वस्थ मानव की आंख की विशेषता यही है कि 25 सेंटीमीटर से अनंत की दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकती है। 25 सेंटीमीटर उसका नियर पॉइंट है, निकट बिंदु है, और उससे वो अनंत तक का वो देख सकती है। फिर 23वां प्रश्न है, दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं। दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं, समझाइए। तो दृष्टि दोष वह स्थिति होती है जब आंख किसी वस्तु को सही रूप से स्पष्ट नहीं देख पाती। यह तब होता है जब आंख की लेंस या नेत्र यानी गोलक आई बॉल में विकृति आ जाती है, जिससे प्रकाश किरणें रेटिना पर सही तरीके से नहीं गिरती हैं। मुख्य दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और ज्योति भ्रंश। निकट दृष्टि दोष क्या है, जिसको हम बोलते हैं मायोपिया, निकट की वस्तुएं साफ दिखती हैं और दूर की धुंधली दिखती हैं। दूर दृष्टि दोष क्या है, दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं, पास की धुंधली दिखती हैं। ज्योति भ्रंश क्या है, वस्तुएं तिरछी या विकृत दिखाई देती हैं। निवारण कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। और ज्योति भ्रंश के लिए बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग होता है। सभी दोषों में उपयुक्त चश्मा या लेंस लगाने से स्पष्ट दृष्टि संभव हो जाती है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से आपने लिख रखा हो, बुक में भी हो, कहीं से भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको डिस्क्राइब कर। तो भाई क्या है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव नेत्र एक अत्यंत संवेदनशील जटिल अंग है, जिसकी सहायता से हम अपने चारों ओर की दुनिया को देख पाते हैं। यह एक गोलाकार संरचना है जो खोपड़ी की आंखों की कोटर में स्थित होता है। इसकी औसत व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसके मुख्य भाग है कॉर्निया। क्या है, कॉर्निया। यह आंख का बाहरी पारदर्शी भाग होता है जो प्रकाश के अंदर प्रवेश करने देता है और उसे वक्रता प्रदान करता है। आइरिस क्या होता है, यह रंगीन भाग होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, पुतली क्या होती है, यह आंख के केंद्र में स्थित एक छिद्र होता है जिससे होकर प्रकाश आंख के अंदर प्रवेश करता है। नेत्र लेंस क्या, एक पारदर्शी उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को अपवर्तित करके रेटिना पर केंद्रित करता है। रेटिना क्या है, यह आंख का आंतरिक परत होती है जिस पर वस्तु की प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, रॉड्स और कोन्स। ऑप्टिक नर्व क्या होता है, यह रेटिना से प्राप्त संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाता है जहां दृश्य की पहचान होती है। कार्य प्रणाली क्या होती है, जब कोई वस्तु देखी जाती है तो उसका प्रकाश कार्निया और लेंस से होकर अपवर्तित होता है और रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिससे हमारा मस्तिष्क क्या होता है, सीधा रीड करता है। मस्तिष्क इस प्रतिबिंब को सीधा कर वस्तु की पहचान करता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम भी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, आप देख पा रहे होंगे। ये प्यूपिल है गोलाकार, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, ये कॉर्निया है, और अंदर क्या हुआ है, ये लेंस लगा हुआ है। ये आपका क्या है, रेटिना है, प्रतिबिंब आपका यहीं बनेगा। ठीक है, रेटिना, ये है आइरिस और ये है ऑप्टिकल नर्व जो यहाँ से मस्तिष्क से ये जुड़ी होती हैं। अब अथवा में है
चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। दोनों में से आप कोई भी प्रश्न चूज कर सकते थे, ये भी आपका 6 नंबर का है। चुंबकीय बल रेखाओं से तात्पर्य, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और प्रभाव को दर्शाती हैं। ये रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और एक बंद वक्र यानी क्लोज लूप बनाती हैं। ये रेखाएं यह दिखाती हैं कि किसी स्थान पर चुंबकीय बल की दिशा और तीव्रता क्या है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या है? ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, ये बंद वक्र बनाती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जहां चुंबकीय क्षेत्र तीव्र होता है वहां रेखाएं आपस में सघन होती हैं। बल रेखाएं की घनता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती हैं। ये 3 आयामी होते हैं, हर स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। फिर देखिए यहाँ से केमिस्ट्री का स्टार्ट हो जाता है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। क्या है भाई, देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों क्या है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या होता है? तो लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 को होल ट्वाइस को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, PbO बनेगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, ठीक है। लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। एथेनोइक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं, तब क्या होता है? तो CH3COH और प्लस Na2CO3, ये क्या बन जाता है? ये CH3CONa CO2 और H2O बना लेता है। जिंक के सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराते हैं तो AgNO3 और जिंक रिएक्शन करके जिंक नाइट्रो ZnNO3 का होल ट्वाइस और 2Ag बनाता है। ये सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे। सोडियम सल्फेट विलेन की बेरियम क्लोराइड विलेन से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? यहाँ पे देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। Na2SO4 और BaCl2 रिएक्शन करता है तो Ba यहाँ पे पहुँच जाएगा, Na2 यहाँ पे आ जाएगा, BaSO4 और 2NaCl बन गया, ठीक है। फिर देखिए खनिज तथा अयस्क में अंतर लिखिए। खनिज तथा अयस्क में अंतर लिखिए। खनिज मतलब मिनरल और अयस्क मतलब ओर्स। तो खनिज क्या होते हैं? खनिज वे प्राकृतिक ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें धातु व अन्य तत्व पाए जाते हैं। जबकि ओर क्या होते हैं? यानी कि अयस्क वे खनिज होते हैं जिनसे किसी धातु को आर्थिक रूप से निकाला जा सकता है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, ठीक है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि अयस्क किससे प्राप्त होते हैं? खनिजों से प्राप्त होते हैं। खनिज में धातु की मात्रा बहुत कम या अधिक हो सकती है, जबकि अयस्क में धातु की मात्रा पर्याप्त होती है जिससे उसे निकाला जा सके। जैसे कि उदाहरण में देखेंगे, प्रमुख खनिज क्या है? मैग्नाइट है, कैल्साइट है, फेल्सपार है, जबकि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है और हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। धातु और अधातु क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुणों में अंतर लिखें। तो धातु वे तत्व हैं जो कठोर, चमकदार, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं तथा हथौड़े से पीटे जा सकते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। फिर है अधातु यानी कि नॉन मेटल्स। अधातु वे तत्व हैं जो अधिकतर भंगुर, कुचालक और सामान्यतः ठोस या गैस रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन, ये सब क्या है? अधातु हैं। धातु अधातु के गुणों में अंतर यहाँ दिया गया। देखिए गुण देखा जाए तो चमक की बात करें जिसको बोलते हैं लस्चर, तो धातु प्रायः चमकीले होते हैं, जबकि अधातु क्या होते हैं? चमकीले नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ अपवाद में आयोडीन क्या होता है? चमकीला होता है, बाकी अधातु चमकीले नहीं होते हैं। कठोरता की बात करें तो ये धातु प्रायः कठोर होते हैं और अधातु प्रायः क्या होते हैं? मुलायम और भंगुर होते हैं, ठीक है। सामान्यतया डेंसिटी की बात करें तो धातु की डेंसिटी उच्च होती है, जबकि अधातु की निम्न होती है। चालकता की बात करें तो धातु विद्युत के अच्छे चालक होते हैं या विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु क्या होते हैं? कुचालक होते हैं सामान्यतया। चालकता की बात करें, ऊष्मा चालकता की, तो धातु क्या होते हैं? ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, जबकि अधातु कुचालक होते हैं। मैलिएबिलिटी की बात करें तो धातु को पीटा जा सकता है, जबकि अधातु को पीटा नहीं जा सकता है। डक्टिलिटी की बात करें तो जो धातु को हम तार में परिवर्तित कर सकते हैं, जबकि अधातु को हम तार में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ध्वनि प्रवाह की बात करें तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं जो धातु होते हैं वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि अधातु ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है। सामान्यतया देखें तो धातु ठोस होते हैं, जबकि अधातु ठोस, गैस या तरल तीनों हो सकते हैं। अथवा में देखिए क्वेश्चन पूछा गया, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अड़सू तथा बनाने की विधि लिखिए, इसके प्रमुख गुणों और उपयोग विवेचना कीजिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, याद रखना, CaOCl2, ये इसका रासायनिक फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि क्या है? प्रिपरेशन मेथड, ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरीन गैस के सूखे बुझा चूना पर प्रवाहित करके तैयार किया जाता है। यानी कि यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस लेना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूखा
बुझा चूना बोलते हैं। इसकी रिएक्शन हम किससे करवा देंगे बच्चा, क्लोरीन से कराएंगे, तो हमें बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये आपका हो जाएगा CaOCl2 बन जाएगा, वही क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है। गुण की बात करें तो रंग क्या होता है, ये हल्का पीला सफ़ेद पाउडर है। गंध की बात करें तो तीव्र क्लोरीन जैसी गंध आती है। जल में विलेयता की बात करें तो आंशिक रूप से घुलनशील होता है। रासायनिक स्वभाव की बात करें तो ऑक्सीकरण करने वाला यौगिक है। हवादार स्थान में धीरे धीरे क्लोरीन गैस छोड़ता है ये, और अम्लों से अभिक्रिया करता है तो क्लोरीन मुक्त करता है। ठीक है। उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो क्लोरीन गैस बाहर निकाल रहा है, साथ में कैल्शियम सल्फेट बनना है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जल के शुद्धिकरण में होता है, पानी, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग एजेंट कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग, सफ़ेदी देने के लिए प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के लिए अस्पताल, घरों और शौचालयों की सफाई में किया जाता है। क्लोरीन स्रोत के रूप में रासायनिक उद्योगों में क्लोरीन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सीवेज की सफाई, मल जल शोधन संयंत्रों में प्रयोग किया जाता है। खेतों में रोगनाशक के रूप में मिट्टी को रोगाणु नष्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे आ जाता है भाई, प्रश्न आ जाता है बायो का, क्या है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो लार भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भोजन को गीला और मुलायम बनाती है, जिससे उसे निगलना आसान होता है। लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन, अब याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, जो लार में उपस्थित एंजाइम होता है वो क्या होता है बच्चा, टाइलिन होता है। टाइलिन ये सेलेवरी एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में बदलने का कार्य करता है, इससे पाचन प्रारंभ होता है। तो देखिए जो मुख के अंदर होता है, मुख के अंदर से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है, मुख के अंदर से ही पाचन स्टार्ट होता है, और मुख में क्या होता है, टैलिन एंजाइम होता है, जो क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो ओजोन परत हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणें यानी यूवी रेजेस से प्रोटेक्शन देती हैं, ओजोन किरण। ठीक है। ओजोन परत तो यूवी हानिकारक परावैंगनी यूवी किरणों को अवशोषित करती हैं। ओजोन लेयर क्या करती हैं, यूवी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। यदि ये किरणें पृथ्वी पर सीधे पहुंचे तो त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और फसलों की हानि पहुंचा सकती है। ओजोन परत जीवन की सुरक्षा कवच है। तो ये पृथ्वी का क्या है, एक तरीके सुरक्षा कवच है। ठीक है। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो सारी हानिकारक किरणें पृथ्वी तक आने लगेंगी, जिससे पृथ्वी तहस नहस हो सकती है। 29वां प्रश्न है, स्वपरागण और परपरागण में भेद कीजिए। तो सबसे पहले क्या समझेंगे, स्वपरागण क्या होता है बच्चों, एक ही पुष्प या पौधे के लिंग और पुल्लिंग परागणों के द्वारा होता है, आनुवांशिक विविधता कम होती है। ठीक है। परपरागण क्या है, एक पौधे से दूसरे पौधे की लिंगिका तथा परागकणों का स्थानांतरण, आनुवांशिक विविधता अधिक। स्वपरागण स्वतः संभव है, परपरागण में परागण में कीट या वायु सहायक है, पुष्प संरचना में अंतर भी होता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन की किन्हीं स्थायी विधियों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो परिवार नियोजन में की 2 स्थायी विधियां, पुरुष नसबंदी जिसको वॉसेक्टॉमी बोलते हैं, और महिला नसबंदी ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इससे महिला की डिंब वाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है, इससे अंडाणु गर्भ तक नहीं पहुंच पाता, और महिला के लिए स्थायी गर्भ निरोधक विधि है। ठीक है। पुरुष नसबंदी में क्या होता है, इस प्रक्रिया में पुरुष के शुक्राणु वाहिनी यानी स्पर्म डक्ट को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु वीर्य में नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है। वीर्य में शुक्राणु जो है बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, परिवार नियोजन होता है। ठीक है। किन्हीं 2 पादप हार्मोन्सों के नाम लिखिए। तो ऑक्सिन है और एप्सिस एसिड है, दोनों को पढ़ लेंगे। पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तो पौधों में रंध्र जो होते हैं वो पत्तियों के निचले सतह पर स्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। ये रंध्र प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अतिरिक्त जल पोषण के रूप में बाहर निकालते हैं। पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो पाचन तंत्र यहाँ पे देखिए, हमारे शरीर का एक वह प्रणाली है जो भोजन को पचाकर ऊर्जा और पोषक तत्वों में बदलती है। इसके मुख्य अंग हैं ग्रसनी, भोजन नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत और अग्न्याशय। इसको आप पूरा पढ़ लेंगे, ये पूरा यहाँ पे प्रक्रिया दे रखा है। और यहाँ पे देखिए, पहले भोजन मुख में जाता है, फिर ग्रसनी में, फिर भोजन नली में, फिर अमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर मलाशय। यहाँ पे हमने डायग्राम भी दिया मुख से लेके, और ये पूरा यहाँ पे पूरा डायग्राम है। ठीक है। इसको भी आप पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में आंतरिक परिवहन किस प्रकार होता है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो मनुष्य के शरीर में आंतरिक परिवहन मुख्य रूप से रक्त प्रणाली के माध्यम से होता है। तो मनुष्य के अंदर जो परिवहन होता है वो रक्त के द्वारा होता है, रक्त के द्वारा होता है। ठीक है। इसका कार्य शरीर के विभिन्न अंगों और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को पहुंचाना व वापस लाना है। तो ठीक है। रक्त करता क्या है, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन,
पोषक तत्वों को, हार्मोन्स को और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। सबसे पहले देखेंगे ब्लड की बात करेंगे इसमें। देखिए यहाँ पे आप इसको पढ़ लेंगे पूरा और ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 6 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार आपको एग्ज़ाम में लिखना है, क्योंकि ऐसे ही आपका पेपर आने वाला है और आपका आंसर इस तरह राइट करेंगे तो इस प्रकार आपको यहाँ से अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।